हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बाद का टॉपिक। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डैट मीन्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कि ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता क्या है, उसके बाद इसके जो स्ट्रक्चर बनते हैं इस इवेंट्स के दौरान वो सारे स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में, और उनकी इम्पोर्टेंस, और साथ ही साथ उससे पूछे हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है वो होता है क्या है। देखिए बच्चों, वो सारा इवेंट्स है ना जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। इस इवेंट्स में होता क्या क्या ये देख लो आप। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, किससे होता है, पीईसी से। इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, किससे होता है, जायगोट से। जो ओव्यूल्स होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, सीड में। जो ओवरी होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, फ्रूट में। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ये सारे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये सारे जो कन्वर्जन हो रहे हैं, यही आपके कहलाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर। दैट मीन्स कि इसके बनने का प्रोसेस इवेंट्स कहलाता है और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है दैट मीन्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे किसका, आपका डिस्कस कर लेंगे एंडोस्पर्म का। तो एंडोस्पर्म की अगर बात करते हैं बच्चे, तो ये आपका पीईसी दैट मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल होता है उसके डेवलपमेंट, दैट मीन्स जब वो डिवाइड करता है तब बनता है। तो ये क्या होगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनेगा। आप जानते हो कि जब कोई सेल डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, और ये 3n है तो ट्रिप्लॉइड बनाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसके पास क्या होता है, अबंडेंट फूड मटेरियल होता है, और इसी अबंडेंट फूड मटेरियल का बच्चे आपका जो है इम्ब्रियो यूज करके क्या करता है, न्यू प्लांट के डेवलपमेंट में, दैट मीन्स की जर्मिनेशन में हेल्प करता है। बात समझ में आ रही है। ये आपके 3 टाइप्स के मेनली होते हैं अकॉर्डिंग टू इनके अंदर में जो सेल है वो किस तरह से अरेंज है, न्यूक्लियस जो है वो किस तरीके से अरेंज है, एंडोस्पर्म में जो सेल है वो किस तरीके से अरेंज है और अरेंज होगा आगे, न्यूक्लियस जो है वो किस तरीके से अरेंज है और अरेंज होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म है आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, क्योंकि हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में ही पढ़ रहे हैं बच्चे। ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बनता है, दैट मींस पीईसी में लगातार न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो बहुत सारे लगभग 1000 न्यूक्लियस इसके दौरान बन जाते हैं, और 1000 न्यूक्लियस का बना हुआ जो आपका लगभग एक इंडोस्पर्म होता है उसे हम लोग न्यूक्लियर इंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किससे बनेगा, ये पीईसी के अंदर में जो न्यूक्लियस है उसके लगातार डिवीजन से बनेगा। सेकेंड है सेलुलर, तो सेलुलर इंडोस्पर्म जो बनेगा बच्चे, ये इंडोस्पर्म जो है सेलुलर लेवल पे ही रह जाएगा, क्योंकि इसके अंदर का जो एंडोस्पर्म में डेवलपमेंट हो रहा है, जो डिवीजन हो रहा है, वो सेल का भी हो रहा है, साथ में न्यूक्लियस का भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूक्लियस बन रहा है, इसके पहले वाले में सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, सेल नहीं बन रहा था नया, एक ही सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस। लेकिन इस वाले में सेल एक है, उसके बाद उसके अंदर और बहुत सारे सेल्स ब्रेक होते जा रहे हैं, मतलब एक ही सेल्स जो है वो डिवाइड हो होकर बहुत सारे सेल्स को बनाता चला जा रहा है विथ न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि बिकॉज पीईएन फॉलोड साइटोकाइनेसिस, हो क्यों रहा है, क्योंकि पीईएन जो है साइटोकाइनेसिस को फॉलो कर रहा है, दैट मींस कि सेल में जो आपका पूरा सेल का डिवीजन है वो फॉलो हो रहा है न्यूक्लियस के साथ। उसके बाद आता है हेलोबियस इंडोस्पर्म, इसमें दोनों होगा, दैट मींस न्यूक्लियर भी और साथ में आपका सेलुलर भी। फिगर से आप समझ पाओगे इसको ज्यादा क्लियर से, तो मैंने फिगर भी बना रखा है आपके लिए, ये देख लो। ये न्यूक्लियर है, ओनली इसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ये सारा का सारा न्यूक्लियस आपको दिख रहा है इसमें। ये आपका सेलुलर है, देख लो इसमें पूरा जो आपका एक इंडोस्पर्म है वो सेलुलर लेवल पर पूरा डिवाइड हो चुका है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस भी नजर आ रहे हैं आपको। आपका जो हेलोबियल है उसमें देख लो आपका 2 सेल भी बना है और दोनों में आपका न्यूक्लियस भी बटा हुआ है बहुत सारे, तो ये मिक्स्ड हो गया। ये आपका टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म था, किसके अकॉर्डिंग, कि उसके अंदर में जो सेल और न्यूक्लियस है वो किस तरीके से डेवलप है, किस तरीके से अरेंज है। उसके अलावा इंडोस्पर्म को क्लासिफाई किया गया, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग। अगर इंडोस्पर्म में ह्यूज अमाउंट में ऑयल प्रेजेंट है तो उसको ऑयली इंडोस्पर्म कहेंगे, एग्जांपल कोकोनट और कैस्टर। ठीक है, कैस्टर से क्वेश्चन भी आया है आपका, नीट में पूछा जा चुका है। प्रोटीनियस इंडोस्पर्म आपका ये बाबू क्या होगा, जो आप ग्रेन खाते हो ना, ग्रेन का जो बाहरी लेयर होता है, आउटर लेयर, जिसको हम लोग
एल्यूरोन लेयर कहते हैं, उसका जो बनावटी होता है, वो जो बना होता है, वो आपका प्रोटीनियस एंडोस्पर्म का होता है। सेल्यूलोजिक एंडोस्पर्म कहाँ पाया जाएगा? पाम में, कॉफी में, कुछ ब्लैक पेपर्स में पाए जाएंगे, जो गोल्की खाते हो आप, है ना। मोजाइक एंडोस्पर्म कहाँ पाया जाएगा? मेज में। मेज मोजाइक क्यों कह रहा था? क्योंकि इसका कुछ पार्ट आपका स्टार्ची है, कुछ पार्ट आपका क्या, शुगरी है। बात समझ में आ रही है? इंडोस्पर्म आपका क्या हो गया? क्लियर। उसके अलावा अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि इम्ब्रियो जो है वो किस तरीके से डेवलप होता है ना। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सीड कैसे डेवलप होता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग एक टिपिकल डाइकॉट सीड के बारे में डिस्कस करेंगे और टिपिकल मोनोकॉट सीड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इंडोस्पर्म में जो फूड आपका रिजर्व है, जो नरिशमेंट आपका रिजर्व है, उसका यूज होगा इम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। दैट मीन्स जायगोट से इम्ब्रियो, इम्ब्रियो से आपका जो है कॉटिलिडन्स के डेवलपमेंट में होगा। तो उसको जानने से पहले आप ये जान लो कि उसके अंदर जो इम्ब्रियो है, वो आपका जो इम्ब्रियो है बच्चे, वो कहाँ से सिचुएटेड होगा? तो वो तो आपका अंदर में रहेगा किसके? सीड के। तो पहले सीड तो जान लो। तो सीड जो है ये है क्या? फर्टिलाइज्ड मैच्योर रेपिंट ओव्यूल है। जो अंदर का ओव्यूल है ना, वो कन्वर्ट हो गया सीड में। बाहर का जो आपका ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। ठीक है, स्टडी कहलाता है इसका क्या? स्पर्मोलॉजी। सीड की स्टडी को क्या कहते हो आप? स्पर्मोलॉजी। ठीक है, स्मॉलेस्ट सीड कौन सा है? ऑर्चिड। लार्जेस्ट कौन सा है? लोडोआइसी। लोडोआइसी को डबल कोकोनट कहते हैं। जो कोकोनट नजर आता है ना, उसका डबल शेप का आपका जो कोकोनट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोडोआइसी। क्लियर है? किसी भी सीड में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, हमें इन्हीं 3 स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से पढ़ना है। पहला जो स्ट्रक्चर है वो आपका इम्ब्रियो है, दूसरा है इंडोस्पर्म और तीसरा है सीड कोड। तो पहले डिटेल में जान लेंगे कि ये इम्ब्रियो है क्या, ये इम्ब्रियो बनता कैसे है, इस इम्ब्रियो को फूड कहाँ से मिलता है, कैसे ये डेवलप होता है, इसके डेवलपमेंट से क्या होता है, उन सारी बातों को जानेंगे। तो बाबू आपका जो इम्ब्रियो है ये डेवलप कहाँ होगा? माइक्रोपाइल इंड पर, जहां पर कि जायगोट से सिचुएटेड है। मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं। माइक्रोपाइल इंड पर जायगोट कहां से सिचुएटेड होगा? जहां आपका माइक्रोपाइल इंड से क्या अंदर आया होगा? आपका मेल गैमेट अंदर आया होगा वहां। ठीक है, तो आपका यहाँ क्या होगा? अर्ली जो डेवलपमेंट होगा इम्ब्रियो का उसको कहेंगे इम्ब्रियोजेनी, यानी अर्ली डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट इज कॉल्ड इम्ब्रियोजेनी। इम्ब्रियो का बनना ये मोनोकॉट डाइकॉट में लगभग लगभग सेम होगा। ठीक है, कैसे बनता है बाबू ये जान लेते हैं हम लोग। इसका पूरा फिगर पर हम लोग बात करेंगे पूरा डिटेल में। देख लीजिए, ये आपका जायगोट है बच्चे। जायगोट ने एक माइटोसिस किया तो क्या बना दिया? 2 सेल बनाया। बेसल सेल जो सस्पेंसर सेल में कन्वर्ट होगा, है ना, और टर्मिनल सेल जो इम्ब्रियो बनाएगा। तो टर्मिनल सेल को हम लोग इम्ब्रियोनल सेल भी कहते हैं और बेसल सेल को हम लोग क्या कहते हैं? सस्पेंसर सेल भी कहते हैं। याद रखने वाली बात है आपकी। ठीक है, तो जब ये दोनों आपका क्या करेगा? डिवीजन करेगा, यानी डिवाइड करेगा अपने सेल को, तो 2 ऊपर में सेल बनेगा इम्ब्रियोनल सेल, यानी ये जो इम्ब्रियो वाला टर्मिनल सेल जो है ये 2 इम्ब्रियो सेल बना देगा बच्चे, और जो बेसल सेल है ये 2 नीचे में सस्पेंसर सेल बनाएगा। अब ये जो 2 इम्ब्रियोनल सेल है ये फिर से माइटोसिस करेगा तो 4 इम्ब्रियोनल सेल बनाएगा, 4 इम्ब्रियो बना देगा। और ये जो आपका बेसल सेल है और डिवीजन करेगा तो और ढेर सारे सस्पेंसर सेल बना देंगे। अब ये बच्चा जब आपका ये वाला डिवाइड करेगा पूरी तरीके से, तो इम्ब्रियो कुछ इस तरह का गोला के जैसा दिखेगा। तो इसको ग्लोब्यूलर इम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोब्यूलर, गोला के जैसा दिख रहा है, ग्लोब्यूल के जैसा, तो ग्लोब्यूलर इम्ब्रियो कह देंगे। क्लियर है? उसके बाद का ये पूरा नीचे क्या कहलाएगा? सस्पेंसर। नीचे वाला क्या कहलाएगा? हॉस्टोरियल सेल। ये हॉस्टोरियल सेल और सस्पेंसर सेल का मेन काम क्या है? दिमाग में बात ऐड करके रख लो। ये जो इम्ब्रियो के अंदर, ये जो एंडोस्पर्म के अंदर फूड रिजर्व था जिसको मैंने बता रखा है, उससे ये फूड को खींचकर इम्ब्रियो को देता है। रिपीट कर रहा हूं मैं, सस्पेंसर सेल का मेन काम क्या है? ये आपका इंडोस्पर्म से जो फूड जमा है उसको खींचकर इम्ब्रियो को देता है ताकि इम्ब्रियो और डेवलप करे, है ना, डेवलप करके कॉटिलिडन्स बना ले। बात समझ में आ रही है? कॉटिलिडन्स कब बनाएगा इम्ब्रियो? तब बनाएगा जब इसको फूड इंडोस्पर्म से अच्छे खासे अमाउंट में मिलेगा। शुरुआत में इसको फूड बहुत कम मिलता है तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। तो सस्पेंसर सेल और हॉस्टोरियल सेल का मेन काम क्या है? फूड को लेना। किससे? इंडोस्पर्म से। अब जब ये फूड को पूरे अच्छे तरीके से ऑब्टेन करता चला जाएगा तो ग्लोब्यूलर शेप जो है हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हार्ट शेप्ड इम्ब्रियो कहते हैं बच्चे। और सस्पेंसर सेल धीरे धीरे और बढ़ता चला जाएगा। लास्टली क्या होगा? सस्पेंसर सेल का काम खत्म, उसने जितना फूड लेना था उसने ले रखा, और अब जो है पूरा आपका जो इम्ब्रियो है
पूरी तरीके से डेवलप हो गया। अब ये ऐसा डेवलप हो गया बच्चे कि ये अब आपका क्या कर सकता है, ये अब आपका न्यू प्लांट के लिए जर्मिनेट हो सकता है। तो ये जो आपका सीन नजर आ रहा है यहाँ देख लो, ये आपका मैच्योर, मैंने जो बनाया पूरा मैच्योर इम्ब्रियो है। तो मैच्योर इम्ब्रियो में आपको क्या दिखेगा, मैच्योर इम्ब्रियो में आपको 3-4 चीजें दिखेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको दिखेगा रेडिकल, रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा, ये नीचे की ओर चला जाएगा। दूसरा है आपका प्लूमूल, ये आपका शूट का डेवलपमेंट करेगा। देख लो, इसके पहले हम लोगों ने सस्पेंसर सेल नीचे बनाया था, अब हम लोगों ने इसको ऊपर बनाया है। तो ये ऐसे करके पलटी मार लेता है पूरे डेवलपमेंट के बाद। बस में पूरे डेवलपमेंट में क्या करता है, पलटी मार लेता है। तो प्लूमूल, रेडिकल, और ये दोनों जो नजर आ रहे हैं ये आपके क्या है, कॉटिलिडन्स। तो ये आपका इम्ब्रियो हुआ। वो जो आपका इम्ब्रियो अभी बनाया हम लोगों ने, इम्ब्रियो को डेवलप कराया जायगोट से, तो वो इम्ब्रियो आपके डाइकॉट में और मोनोकॉट में थोड़ा अलग सा दिखेंगे। दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा बच्चे वो थोड़ा सा अलग सा होगा। डाइकॉट की बात करते हैं, इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कॉटिलिडन्स होगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो कॉटिलिडन से नीचे होगा उसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल, जो कॉटिलिडन से ऊपर होगा उसको बोलेंगे इपिकोटाइल। The level of embryonal axis which above the cotyledons is called epicotyle, and the embryonal axis which low the cotyledons is called hypocotyle। तो epicotyle बनाएगा प्लूमूल, एंड प्लूमूल से क्या बनता है, शूट। प्लूमूल से क्या बनता है, शूट सिस्टम, एंड हाइपोकोटाइल से बनेगा रेडिकल, और रेडिकल क्या बनाएगा, रूट सिस्टम। अब बात ये है कि ये आपका स्ट्रक्चर, ये देख लो यहाँ प्लूमूल नजर आएगा, ये ऊपर की ओर बढ़ेगा तो क्या बनाएगा, शूट सिस्टम। ये आपका रेडिकल है, रेडिकल क्या बनाएगा, रूट सिस्टम। ये प्लूमूल जो आपका बना है वो बना इपिकोटाइल, यहाँ पर इपिकोटाइल आपका पाया जाएगा, और हाइपोकोटाइल यहाँ पाया जा रहा है, जैसे कि क्या बना है बाबू, रेडिकल। और रेडिकल के नीचे में आप देख लो क्या है, रूट कैप। ये रूट कैप क्या करेगा, जो आपका सॉइल है बच्चे उसको पेनेट्रेट करेगा कुछ म्यूसिलेज निकालकर, और उसको पेनेट्रेट करता हुआ, यानी म्यूसिलेज निकालेगा, पेनेट्रेट करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर म्यूसिलेज निकालेगा, पेनेट्रेट करेगा, आगे बढ़ेगा। और उसके बाद ये दो इसका कॉटिलिडन्स है, जिसमें कि आपका मेनली जो एंडोस्पर्म में फूड रिजर्व था वो पूरी तरीके से इकट्ठा होकर इसमें आकर जमा हो जाता है। ये है आपका डाइकॉट। मोनोकॉट की बात करते हैं तो मोनोकॉट में एक ही कॉटिलिडन्स है, इसको स्कूटलम कहते हैं। कभी कभी नीट में पूछ दिया जाता है, ये क्वेश्चन आपका भी आई है कि मोनोकॉट का सिंगल कॉटिलिडन्स क्या कहलाता है, स्कूटलम कहलाता है। इसके रेडिकल का जो प्रोटेक्शन करने वाला होता है उसको कॉलियोराइजा कहते हैं, और जो इसके प्लूमूल का प्रोटेक्शन करने वाला होता है उसको कॉलिप्टाइल कहते हैं। याद कैसे करोगे, राइजा से रेडिकल और पटाइल से क्या, प्लूमूल। P फॉर पटाइल, P फॉर प्लूमूल, राइजा, R फॉर राइजा, R फॉर रेडिकल। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर देख लो। बाहर का जो आपका स्ट्रक्चर है, बाहर का जो मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, बाहर का जो एक आउटर लेयर है उसको पेरिकार्ड बोलेंगे। अंदर में पूरा जो लिक्विड भरा हुआ रहेगा एंडोस्पर्म कहलाएगा। उसके बाद ये देख लो कॉलिप्टाइल है, प्लूमूल का क्या, प्लूमूल का आपका प्रोटेक्टिव सीट, और ये रेडिकल का जो प्रोटेक्टिव सीट है उसको क्या कहेंगे, कॉलियोराइजा। क्लियर है। अब बात करते हैं एंडोस्पर्म की। तो एंडोस्पर्म जो है बच्चे, एंडोस्पर्म जो है वो 2 तरह का होता है अकॉर्डिंग टू, इसमें आपका क्या होता है, दैट मीन्स की बात ध्यान समझिएगा। एंडोस्पर्म जिस सीड में पाया जाता है उस सीड को एंडोस्पर्मी सीड कहते हैं या एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। एग्जांपल में आपका जितना भी आप खाते हो, अनाज, मेज हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, बार्ली हो गया, और वह सीड जिसमें कि आपका एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता उसको नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं या नॉन एंडोस्पर्मी सीड कहते हैं। एग्जांपल में आपका पी, सोयाबीन, मस्टर्ड, ये सब एक तरीके से बोल सकते हैं ग्रेन्स नहीं है जो हम लोग खाते हैं। ये पी से आपका क्या निकलेगा, मटर जो खाते हो आप। सोयाबीन से क्या निकलेगा, सोयाबीन बड़ी या ऑयल खाओगे। मस्टर्ड से भी क्या निकलेगा, ऑयल निकलेगा। तो इसमें जो आपका है क्या होगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा। नाउ अब फूड जो है वो स्टोर किसमें हो गया, कॉटिलिडन्स में। जो फूड आपका एंडोस्पर्म में था उसका यूज किया आपके एम्ब्रियो ने और क्या बना दिया, कॉटिलिडन्स। अब फूड जो है किसमें आकर स्टोर हो गया, अब बाबू फूड स्टोर हो गया कॉटिलिडन्स में। ये आपका 2 चीज मैंने पढ़ लिया, देखो ध्यान से। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सीड का एम्ब्रियो, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सीड का एंडोस्पर्म, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, सीड का सीड कोट। सीड कोट बच्चा जो आपका होता है वो आउटर कवरिंग होता है किसी भी सीड का। तो सीड कोट आपको 2 दिखेगा। अगर आप एक चना ले लो और चने के बाहर का देखोगे तो वो आपका थोड़ा थिक रहेगा, उसके अंदर में एक और पतला सा लेयर नजर आएगा, वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। ठीक है, तो सीड कोट है क्या, प्रोटेक्टिव कोट है किसी भी सीड का। सीड को भी कोट पहना दिया भगवान ने, सोच लो, है ना। उसमें से पहला जो आपका वो टेस्टा है, जो आउटर है थोड़ा थिक रहेगा, थोड़ा हार्ड रहेगा आपका, ताकि प्रोटेक्शन अच्छा मिले।
अंदर में क्या रहेगा आपका, सॉफ्ट रहेगा, और क्या रहेगा, सॉफ्ट आपका थोड़ा सा रहेगा और थिन रहेगा, क्योंकि बाहर से प्रोटेक्शन देने के लिए टेस्ट है तो टिगमेंट रहेगा। अब हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा, मतलब हम लोगों ने पढ़ा कि एंजियोस्पर्मिक यानी फ्लावरिंग प्लांट में से फीमेल जो आपका पार्ट है उसको कार्पेल कहते हैं, मेल पार्ट को क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। तो मैं इसका लाइफ साइकिल बता रहा हूं आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, मैं एक सिंपल सा लाइफ साइकिल बता रहा हूं जो हम लोगों ने पूरा चौथे लेक्चर तक पढ़ा। आज आपका ये जो पूरा चैप्टर है ना, आपका ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो मैं कंप्लीट करने वाला हूं। तो ये पूरा आपका क्या है, एक बोल सकते हो समराइज है पूरे का। तो बच्चे देख लो, आपका कार्पल जो है उसको मेगा स्पोरोफाइल कहते हैं, स्टिग्मा को माइक्रो स्पोरोफाइल कहते हैं। इससे जो आपका डेवलपमेंट होगा तो ओव्यूल बनेगा मेगा स्पोरेंजियम, इससे क्या बनेगा, माइक्रो स्पोरेंजियम पॉलन शेल। अब मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल से क्या निकलेगा, मेगा स्पोर मदर सेल, इसमें से क्या निकलेगा, माइक्रो स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल जो आपका है वो जब डिवीजन करेगा, है ना, वो जब डिवीजन करेगा यानी कि क्या करता है बाबू, आपको याद होगा कि मेगा स्पोर मदर सेल जो है आपका, मैं याद करा देता हूं, एक मियोसिस करता है और 3 माइटोसिस करता है, तब जाकर क्या बनता है, मेगा स्पोर बनता है, जिसमें कि फीमेल गैमेटोफाइट आता है। ठीक है, इसमें भी आपका कुछ मियोसिस और कुछ माइटोसिस होता है, तो क्या बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है, यानी पॉलन ग्रेन्स बनता है। पॉलन ग्रेन्स जो है बाबू वो मेल गैमेटोफाइट बनाता है। मेल गैमेटोफाइट में आपका 2 मेल गैमेट आता है बच्चे, 2 मेल गैमेट, ठीक है। और फीमेल गैमेटोफाइट में भी आपका देख लो एक आता है एग अपरेटस, जिसमें कि आपका क्या होता है, एक सेल होता है जिसको oospore या एग बोलते हैं, और बीच में जो होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसको हम लोग आगे जाकर प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, वो आपका क्या होता है, सेकेंडरी ट्वेन होता है। तो बच्चे इस दो में से अगर एक ने फ्यूज किया किसके साथ, oospore के साथ, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा। और अगर एक ने, दूसरे वाले ने फ्यूज किया सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तो क्या बन जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। एक एन यहां से ले लो, एक एन यहां से ले लो, और 2 एन यहां से ले लो, तो क्या बन जाएगा, 3 एन। ठीक है, इसमें आपका एक एन उधर ऊपर चला गया, 2 एन है ना, 2 एन इसमें से भी है, तो एक एन इधर चला गया और एक एन यहां चला गया बच्चे। तो ये जो आपका जायगोट बनेगा ये 2 एन होगा। तो हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़े हैं, 3n + 2n, कितना है, 5n, डबल फर्टिलाइजेशन। बाबू ये जो आपका 3n है वो डेवलप होकर क्या बना देगा, इंडोस्पर्म, जो आगे वाले को यानी जायगोट को और इम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड कराएगा। बात समझ में आ रही है। तो जायगोट डेवलप होगा इम्ब्रियो में विद द हेल्प ऑफ इंडोस्पर्म फूड। जब इम्ब्रियो बन जाएगा तो वो सीड पूरा डेवलप हो गया आपका, और सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करेगा तो क्या बन जाएगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ये आपका लाइफ साइकिल हुआ किसका, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। अगर बात करते हैं तो ये किसी भी सीड का वह पावर है जिससे कि वह जर्मिनेशन की ओर आगे बढ़ता है। दैट मीन जर्मिनेटिंग पावर ऑफ सीड इज कॉल्ड विएबिलिटी ऑफ सीड। विएबिलिटी ऑफ सीड कई कारणों से लॉस हो सकता है बच्चे, कई काउज है इसके। पहला क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो, ज्यादा ड्राई एंड डैम्प कंडीशन मिलेगा तो, इम्ब्रियो अगर आपका डैमेज हो गया तो, इंजाइम अगर डीनेचुरेशन में चला गया इम्ब्रियो के अंदर का तो, आरएनए अगर एग्जॉस्ट कर गया, है ना, एग्जॉस्ट कर गया पहले ही तब, यानी ये सारे कंडीशंस में आपका जो है विएबिलिटी लॉस कर जाएगा, तो जर्मिनेशन नहीं होगा। चेक करने का तरीका क्या है कि आप ले लो सीड को, और सीड को क्या करो, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलम में रख दो, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलम क्लोराइड 0.1% होना चाहिए। आप इसको डालोगे, अगर कलर पिंक शो कर दिया मतलब विएबल है, ये आपका जर्मिनेट हो सकता है, नहीं किया मतलब नहीं कर सकता। सीड जर्मिनेशन अब क्या होता है, यानी वह प्रोसेस जिससे कि सीड से एक नया प्लांट बन जाए, दैट इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। हम सारा गा रहे थे ताकि आपका सीड जर्मिनेशन पढ़ सकें। सारी चीजें हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, सीड बना, अब सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, नया प्लांट बनाएगा। 3 टाइप्स का होता है ये, ईपीजीएल यानी कि आपका कॉर्डिलेडन्स एबव द सॉइल, कॉर्डिलेडन्स एबव द सॉइल ड्यू टू द रैपिड इलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल। क्लियर है, एग्जाम्पल कैस्टर, सनफ्लावर, बीन, ईटीसी। ओके, सेकंड क्या है, हाइपोजियल जर्मिनेशन। इसमें क्या होगा, आपका कॉर्डिलेडन्स जो है एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन आपका जो सॉइल है उससे बाहर नहीं आएगा, या आएगा भी तो एकदम हल्का सा आएगा। एग्जाम्पल में कौन है, एग्जाम्पल में पी है, ग्राम है, मेज है, ठीक है। विविपेरस में क्या होगा, वैसा जर्मिनेशन जिसमें कि आपका जर्मिनेशन फ्रूट के अंदर हो जाए, दैट इज कॉल्ड विविपेरस जर्मिनेशन। कुछ आपके सी कोस्टल वाले, कुछ आपके मैंग्रोव प्लांट, कुछ साल्टी रीजन वाले प्लांट्स, है ना, कुछ राइजोफोरा, ये सारे जो हैं कैसा करते हैं, विविपेरस, मतलब फ्रूट के अंदर में ही अपना क्या कर लेते हैं, जर्मिनेशन कर लेते हैं। सीड जर्मिनेशन को कौन सा फैक्टर जो है
आगे बढ़ाएगा और उसको डाउन भी करेगा। ज्यादा हो गया तो भी डाउन करेगा, बहुत कम हो गया तो भी डाउन करेगा। मीडियम कंडीशन चाहिए सब चीजों की। वाटर चाहिए किस लिए? ताकि वो सीड जो है थोड़ा सा क्या हो सके, आपका हल्का सा परमिएबिलिटी बना सके, यानी थोड़ा सा सॉफ्ट हो सके, ताकि बाहर का और सारा चीज जो अंदर चाहिए वो आ सके। साथ ही साथ आपका जो सीड है बच्चे, वो आपका क्या करता है, अंदर में जो फ्रूट जमा किए हुए हैं जिसके हेल्प से वो जर्मिनेट होने वाला है, उसको वाटर क्या करता है आपका इनसॉल्युबल से सॉल्युबल में लाता है। ऑक्सीजन रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। टेम्परेचर आपका ऑप्टिमम 15 से 30 चाहिए। लाइट की जरूरत नहीं है। आपका सीड डोरमेंसी वह प्रोसेस है जिससे कि हम लोग जर्मिनेशन होने से बचाते हैं सीड को। ठीक है, क्या चाहिए उसके लिए? टफ सीड कोट चाहिए, इम्परमेबिलिटी ऑफ सीड कोट चाहिए, और कुछ इनहिबिटर चाहिए रोकने वाला, कि भैया तू रुक जा, अभी तुझको नहीं करना है। सीड को बोलेगा तू रुक जा, अभी तुझको जर्मिनेट नहीं करना, वो इनहिबिटर्स है।